हेलो राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। हिस्ट्री का जो आपका माइनर सब्जेक्ट है वुमन इन इंडियन हिस्ट्री, इसके लिए मैं 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, दो दो नंबर वाली। समय के अभाव के कारण मैं क्लास नहीं लेके आ पा रहा था, वरना पूरे सब्जेक्ट को कवर करवाता मैं। अब भी आप जितना प्यार देंगे उतनी जल्दी क्लास लेके आऊँगा, 20-20 नंबर वाली क्वेश्चन भी लेके आऊँगा अगर आपने प्यार दिया तो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अंत में बताना कि क्लास आपको कैसी लगी। आज संडे है, जो भी उग्रवादी हैं, क्रांतिकारी हैं, वो सभी घर पर रहेंगे। इसके कारण वो डिस्टर्ब करेंगे। उनके संगठन का अपन विरोध नहीं कर सकते। रात के समय तो क्या होता है कि सब सो जाते हैं वो, है ना, लेकिन दिन को वो घर पे रहेंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे। क्रांतिकारी संगठन से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है, आप समझ गए होंगे। तो बिना समय गंवाए अब हम क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। अपनी फर्स्ट यूनिट है भारत में महिलाओं के इतिहास के पहलुओं की खोज, यानी इतिहास में भारतीय महिलाओं की भूमिका क्या थी। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिंग की समझ को संक्षेप में परिभाषित करें। तो लिंग सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से निर्मित भूमिकाएं, व्यवहार और पहचान है जो जैविक मतभेदों से अलग होती हैं और समाज द्वारा निर्धारित होती हैं। यानी जैविक मतभेद से कोई मतलब नहीं है, समाज द्वारा निर्धारित की जाती है लिंग। पितृसत्ता क्या है? तो पितृसत्ता एक सामाजिक प्रणाली है जिसमें पुरुष प्राथमिक अधिकार रखते हैं और समाज के नेतृत्व में भूमिका निभाते हैं। पितृ स्थानीयता का क्या अर्थ है? तो पितृ स्थानीयता वह सामाजिक प्रथा है जहाँ विवाह के बाद पत्नी अपने पति के घर में जाकर निवास करती है। पितृवंश क्या होता है? तो पितृवंश वह वंशानुगत व्यवस्था है जहाँ परिवार का वंश और संपत्ति पिता से पुत्र को हस्तांतरित होती है। मातृसत्ता की अवधारणा क्या है? तो मातृसत्ता एक सामाजिक संरचना है जिसमें महिलाएं प्राथमिक शक्ति और अधिकार रखती हैं और परिवार का नेतृत्व करती हैं। मातृ स्थानीयता को संक्षेप में समझाएं। तो मातृ स्थानीयता वह व्यवस्था है जहाँ विवाह के बाद पति अपनी पत्नी के घर या परिवार में रहने लगता है, यानी पति पत्नी के घर चला जाता है। मातृवंश क्या है? तो मातृवंश वह वंशानुगत व्यवस्था है जहाँ वंश और संपत्ति का पता माँ के पक्ष से लगाया जाता है और यह माँ से पुत्री को मिलती है, यानी माँ की जो संपत्ति है वो पुत्री को मिले तो मातृवंश, पिता की संपत्ति पुत्र को मिले तो पितृवंश। पितृसत्ता और पितृ स्थानीयता में क्या अंतर है? तो पितृसत्ता शक्ति संरचना है, जबकि पितृ स्थानीयता निवास का पैटर्न है जहाँ महिलाएं पति के परिवार के साथ रहती हैं। पितृसत्ता एक शक्ति है और पितृ स्थानीयता निवास का मतलब विवाह के बाद पति के घर रहेंगी पत्नी, यही होता है। लिंग और जैविक लिंग में क्या मुख्य अंतर है? तो जैविक लिंग शारीरिक और जैविक विशेषताएं हैं, जबकि लिंग सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से निर्मित पहचान या भूमिका है। मातृसत्ता कहाँ पाई जाती है? तो मातृसत्तात्मक समाज दुनिया के कुछ हिस्सों में मौजूद है, जैसे कि भारत में खासी और गारो समुदाय में। ये जनजातियाँ होती हैं ना, खासी गारो जनजातियाँ, वहाँ मातृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। भारतीय संदर्भ में पितृसत्ता के विकास का एक उदाहरण दें तो विवाह, संपत्ति के अधिकार और पारिवारिक संरचनाओं में पुरुषों की प्रधानता भारतीय समाज में पितृसत्ता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। क्या पितृसत्ता और पितृवंश हमेशा एक साथ होते हैं? तो हाँ, अधिकतर पितृसत्तात्मक समाजों में पितृवंश भी होता है, लेकिन वे पूरी तरह से एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। मातृ स्थानीयता का एक भारतीय उदाहरण क्या है?
तो मेघालय की खासी जनजाति मातृ स्थानीयता का एक प्रमुख उदाहरण है, जहाँ पति पत्नी के घर रहते हैं। क्या पितृसत्ता के प्रभाव सिर्फ परिवार तक सीमित है? तो नहीं, पितृसत्ता के प्रभाव राजनीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और सार्वजनिक जीवन के सभी क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। पितृवंश से महिलाएं कैसे प्रभावित होती हैं? तो पितृवंश महिलाओं को संपत्ति के अधिकार और पारिवारिक नाम से वंचित करता है, जिससे समाज में उनकी स्थिति कमजोर होती है। पितृवंश रहेगा तो पुत्र को संपत्ति पर अधिकार मिलेगा, पुत्री को नहीं मिलेगा, है ना। तो उनकी कमजोर स्थिति होगी समाज में। जबकि मातृ शक्ति होगी तो पुत्री को संपत्ति पर अधिकार मिलेगा। पितृसत्तात्मक मानसिकता कैसे बनती है? तो यह सामाजिक, सांस्कृतिक मानदंडों, धार्मिक मान्यताओं, शिक्षा और पारिवारिक संरचनाओं के माध्यम से बनती है और कायम रहती है। क्या पितृ स्थानीयता और मातृ स्थानीयता पूरी तरह से एक दूसरे के विपरीत है? तो हाँ, ये निवास की व्यवस्था के दो विपरीत छोर हैं, जहाँ एक में पत्नी पति के घर जाती है, दूसरे में पति पत्नी के घर जाता है। समाज में लिंग भेद कैसे काम करते हैं? तो यह लोगों की उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक लिंग पहचान के आधार पर अलग अलग भूमिकाएं, अधिकार और अपेक्षाएं सौंपता है। पितृसत्ता के कारण महिलाओं के लिए क्या चुनौतियां पैदा हुई हैं? तो महिलाओं को भेदभाव, हिंसा, शिक्षा और रोजगार में असमानता और निर्णय लेने की शक्ति में कमी का सामना करना पड़ता है। मातृवंश की व्यवस्था में कौन कौन सी महत्वपूर्ण प्रथाएं होती हैं? तो इसमें वंश और संपत्ति माँ से सबसे छोटी बेटी से हस्तांतरित होती है, जिसमें महिलाओं की स्थिति मजबूत होती है। पितृ स्थानीयता की सामाजिक संरचना पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह महिलाओं को उनके मूल परिवार से दूर कर देती है, जिससे वे नए परिवार में कमजोर स्थिति में आ जाती हैं। उन्हें कहते हैं बेटी तो पराया धन है। यही स्थिति कहाँ होती है? पितृ स्थानीयता में। अगर मातृ स्थानीयता हो जाए तो कहा जाए कि बेटा तो भाई पराया धन होता है ना। आप समझ गए होंगे, इतनी बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट ही समझ में आ गया होगा आपको। मैं केवल फैक्ट ही नहीं दे रहा आपको, इन फैक्ट से आप कहानी बनाना और आप लॉन्ग क्वेश्चन भी कर लोगे आप, अगर ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए तो। क्या पितृसत्तात्मक समाजों में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं होते? तो पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को अधिकार तो होते हैं, लेकिन वो सीमित होते हैं। वे पूरी तरह से अधिकार रहित नहीं होती, यानी कम अधिकार मिलते हैं उन्हें। मातृसत्तात्मक समाजों की एक विशेषताएं बताइए। अब ये चिड़िया ज़्यादा ही डिस्टर्ब कर रही है क्योंकि दिन का समय है। अब मैं ये 25 क्वेश्चन ही करवा के कंप्लीट कर दूंगा, शाम को अपलोड कर दूंगा मैं, है ना, जिस कारण आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। मातृसत्तात्मक समाजों में महिलाएं परिवार की मुखिया होती हैं और वंश का निर्धारण माँ के माध्यम से होता है। पितृवंश और मातृवंश के बीच का मुख्य अंतर क्या है? तो पितृवंश में पुरुष रेखा से चलता है, जबकि मातृवंश में यह महिलाएं रेखा से चलती हैं। यानी पितृवंश में पिता से बेटा, बेटा से पोता ऐसे चलती है, और मातृवंश में माँ, फिर दादी, मेरे को आता भी नहीं है ये दादी, फिर उसके बाद में उसकी पोती, फिर पड़पोती, ऐसे, है ना। लिंग की समझ का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह सामाजिक असमानताओं को समझने और महिलाओं की ऐतिहासिक भूमिकाओं और संघर्षों का विश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण है। अब जो यूनिट 2nd, 3rd और 4th हैं उनको शाम को कंप्लीट करवा दूंगा मैं, क्योंकि आप डिस्टर्ब हो गया, आप कोई फ़ायदा भी नहीं है।